नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे मोहाली के इंटेलिजेंस दफ्तर पर हुए हमले की, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाहर से किसी ने बिल्डिंग पर हमला किया। हालांकि पंजाब पुलिस ने शुरू में कहा था कि विस्फोट ऑफिस में ही रखे विस्फोटकों की वजह से हुआ था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में तो कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बिल्डिंग पर बाहर से रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। हमले के बाद पंजाब पुलिस ने बयान दिया था कि धमाका ऑफिस में ही रखे विस्फोटकों की वजह से हुआ था। इस हमले को लेकर अब तक लगभग 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब पुलिस ने मंगलवार को कहा कि मोहाली में खुफिया विंग मुख्यालय पर ग्रेनेड दागने में इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि इसके अलावा इस मामले में कई संदिग्धों को पकड़ा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि राज्य में माहौल को खराब करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चंडीगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने एक बैठक की है। वहीं बैठक के बाद अनिल विज ने कहा कि बैठक में एहतियाती कदम उठाने को लेकर चर्चा हुई, जिस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। हमारी सरकार पंजाब की मदद करने के लिए तैयार है। हम सभी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हरियाणा में पूरी तरह से चेकिंग की जाएगी। इसके साथ ही किराएदारों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। संदिग्धों से लगातार पूछताछ हो रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। जो अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, मोहाली में हुई है, करनाल में हुई है और भी कुछ स्थानों पर हुई हैं, उसको देखते हुए आज सभी पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में एहतियाती कदम उठाने बारे चर्चा हुई है और सारी पुलिस को चौकस करने पर विचार हुआ है। काफी बिंदुओं पर चर्चा हुई है जिन पर शीघ्र काम शुरू कर दिया जाएगा। रेवाड़ी में आयोजित यूथ कांग्रेस की मीटिंग में हंगामा हो गया। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने मीटिंग में मौजूद कांग्रेसी नेता महावीर यादव मसानी के समर्थकों की मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े किए, तो दूसरी तरफ जवाबी हमला भी शुरू हो गया। पहले तो मीटिंग के अंदर ही काफी बहसबाजी हुई, हंगामा हुआ। फिर प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा के पहुंचने के बाद उनसे शिकायत भी की। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि कैप्टन ने यूथ प्रदेश अध्यक्ष को शिकायत किसको लेकर और क्यों की, लेकिन इस मीटिंग के जरिए कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर से जग जाहिर हो गई। ऐसा कोई झगड़ा मेरी उसमें नॉलेज में ऐसा कोई झगड़ा नहीं। तो आपकी नॉलेज में है तो आप उसमें आप जो भी विचार रखना चाहें, पर मेरे से अगर आप इस बारे में सवाल पूछेंगे, मेरे नॉलेज में ऐसा झगड़ा है। देखो, उदयपुर का चिंतन और यहाँ का रेवाड़ी की मीटिंग को राजस्थान के उदयपुर में 13, 14 और 15 को होने वाले चिंतन शिविर में कांग्रेस 50% आरक्षण ओबीसी SC ST वर्ग के लिए करने का मुद्दा रखने जा रही है। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय बीजेपी सरकार देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम कर रही है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे तेजी से पैर पसार रहे हैं, लेकिन बीजेपी धर्म और जाति के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि ओबीसी के बगैर कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है और इसीलिए चिंतन शिविर में ओबीसी के लिए 50% आरक्षण का प्रस्ताव रखा जाएगा। अभी हमारा चिंतन शिविर है 13, 14, 15 का, उसमें उदयपुर के अंदर, उसमें पार्टी की तरफ से एक गाइडलाइन तैयार की जाएगी और उसके अंदर जो है
ख़ास तौर से जो ओबीसी और एससी और एसटी के लोग हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50% आरक्षण देने की बात हम उठा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है आप जानते हैं कि ओबीसी के बगैर कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। क्षेत्रीय पार्टी वहीं मजबूत हैं जहां पर ओबीसी कांग्रेस के साथ नहीं है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ओबीसी के जो हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं वो सब मिलकर और पार्टी को मजबूत करने का काम करें। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये सब बातें हैं, लेकिन लोग बाग इन सब बातों को भूलकर भाजपा जो है वो दंगे करवा रही है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और जिस तरीके से इन लोगों ने इसका जो आपका जो एक्ट है जिसके द्वारा ये किसी को कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, जो कानून जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि किसी पे आप एस्मा लगा दें, किसी पे आप कुछ भी लगा दें, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। कुलदीप बिश्नोई, देखिए ऐसा है, मुझे तो कोई लगता नहीं है कि वो आप पार्टी में जाएंगे, वो तो उनका अपना फैसला है और पार्टी उनको उनकी ज़रूरत है पार्टी को अध्यक्ष ना बनाए जाने पर नहीं, वो देखते हैं पार्टी कुछ ना कुछ उनके लिए करेगी। पार्टी के नेता हैं, उनके बारे में ध्यान रखा जाएगा। बने रहना चाहिए, नहीं बने रहने चाहिए, वो एक पार्टी के लिए एसेट हैं और पार्टी जरूर उनके बारे में विचार करेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 87 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर ली है। 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र 24/9/2021 को ही जारी हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा बोर्ड से अपनी मार्कशीट प्राप्त कर ली है। आपको बता दें कि बोर्ड के कर्मचारी ने 8 महीने पहले ही मार्कशीट ले ली थी। 2021 में चौटाला ने हरियाणा ओपन बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दी थी, जिससे 2 दिन पहले भिवानी आए पूर्व मुख्यमंत्री को कर्मचारी ने प्रमाण पत्र दिया, जिसकी परीक्षा उन्होंने 8 महीने पहले ही पास कर ली थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में बिना पेपर दिए 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा पास कर ली। चौटाला ने साल 2021 में 10वीं की एडिशनल और 12वीं के सभी विषयों की परीक्षा पास की थी, जिसकी पुष्टि बोर्ड उपाध्यक्ष वीपी यादव ने की। चौटाला जी ने 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से दी थी, एक विषय के अंदर अंग्रेजी में, और ये उन्होंने अप्रैल 2021 में दी। और उसके बाद उन्होंने 12वीं कक्षा अगस्त के अंदर सभी पेपरों की परीक्षा दी और अच्छे 86% अंकों से उन्होंने पास भी किया इसे, और अगस्त के अंदर ही इनका जो है परीक्षा हुई और 24 सितंबर 2021 को जो है इनकी मार्कशीट यहाँ से दे दी गई। रेवाड़ी में डीसी अशोक कुमार गर्ग ने अपने पहले दिन डीसी का पदभार संभालने के साथ ही लघु सचिवालय के सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण किया। तभी स्वच्छता की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाते हुए सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के निर्देश भी जारी किए। बुधवार को डीसी ने अपने कार्यालय के पर्सनल टॉयलेट पर ताला लगाने की प्रक्रिया शुरू करवाई। ताले की चाबी सीटीएम को सौंपी। सीटीएम देवेंद्र शर्मा ने कहा कि लघु सचिवालय के सभी अधिकारी जिनके कार्यालय में पर्सनल टॉयलेट हैं, उन्हें लॉक कर चाबी उनके पास जमा करवा दी जाए और अब सभी अधिकारी और कर्मचारी पब्लिक टॉयलेट का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि अधिकारी और प्रशासन जनता के लिए है, तो जनता को केंद्र में रखकर ही सारे काम किए जाएंगे और अधिकारियों को ये मैसेज दिया जाएगा कि अपने आप को जनता के स्तर पर समझे, जनता से ऊपर ना समझे। पारदर्शिता के साथ और भ्रष्टाचार मुक्त जनहितैषी प्रशासन देने की कोशिश रहेगी। सेक्रेटरी का भी आपने निरीक्षण कर लिया होगा शायद, तो क्या कुछ चेंजमेंट कभी करने की? देखिए, एक तो जो पब्लिक टॉयलेट्स थे उनमें थोड़ा सफाई की हालात अच्छी नहीं थी, तो उनको साफ़ करने के निर्देश दे दिए हैं और ये परमानेंट साफ़ रहें, इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हम अपने पर्सनल टॉयलेट्स को ताला लगा दें और पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करें। तो ये मेरे विचार से स्थायी समाधान है कि जब अधिकारी खुद पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करेंगे तो वो साफ़ रहेंगे। मैंने खुद अपने टॉयलेट को ताला लगवा दिया है, मेरी चाबी सीटीएम साहब के पास है। इसी तरह से सेक्रेटरीट के जितने भी पर्सनल टॉयलेट्स हैं
उन सबको ताला लगा के सबने चाबियाँ अपनी CTM साहब को सौंप दी हैं। दूसरा जो मुझे यहाँ नज़र आया कि मेरे कमरे के बाहर जो लोग मिलने के लिए आते हैं उनको बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए भी आदेश दिए हैं कि अगले 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे सारी बेंचेज और चेयर्स लग जाएं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि दफ्तर में उनको अनवेलकम की फीलिंग ना आए और वो आराम से बैठ सकें यदि उनको इंतजार करना। नारनौंद में नगर पालिका के प्रांगण में नपा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि सरकार की ओर से काफी समय से हमारी मांगों को नहीं माना गया, लेकिन सरकार बार बार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, जिसके चलते हमने निर्णय लिया है कि 12 जून को नपा कर्मचारी और फायर कर्मचारी पूरे प्रदेश में झाड़ू प्रदर्शन करेंगे और अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम हड़ताल पर जाने से पीछे नहीं हटेंगे। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी आज गेट मीटिंग है, कल हमारा झाड़ू प्रदर्शन है, इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं और आगे की जो रणनीति होगी उसके लिए भी हम तैयार हैं। और जो कौशल रोजगार योजना है हमको ले जाना चाहती है सरकार नगर पालिका को, लेकिन हम इसकी डट के कड़े निंदा से मुकाबला करेंगे। ये हमारा जो आज का जो गेट मीटिंग रखी है हमने, हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का 25 अप्रैल और 17 अगस्त को हमारा सरकार के साथ समझौता हुआ था। सरकार ने अभी तक उन मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। उसके अंदर हमारी कुछ मुख्य मांगे थी, जैसे सफाई का कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल के अंदर काम किया उसको 50 लाख रुपए देने की बात की थी और 4000 रुपये रिस्क भत्ता देने की बात। और अब खबर है पलवल से, जहां जिला प्रशासन ने अलावलपुर चौक से लेकर सब्जी मंडी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट, BDPO, DSP, मार्केट कमेटी के सचिव समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को हटाया, दुकानों के सामने लगे टीन शेड को तोड़ दिया और दुकानदारों के चालान भी किए। वहीं सड़क किनारे लगे रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों को हटाया गया। निर्देश भी जारी किए गए कि अवैध निर्माण किया तो कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट BDPO नरेश कुमार ने बताया कि शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया ताकि लोगों को सड़कों पर आवागमन में कोई परेशानी ना हो। ये मंडी के अंदर अवैध जो कब्जे होते हैं इनको रोकने के लिए प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था, चौकी हटा दिया गया है। अवैध दुकानों के ऊपर से टीन लगा लेते हैं, उससे जाम लगता है, लोगों को आने जाने में मंडी में परेशानी होती है, इसलिए उसकी कब्जा कार्रवाई। लोगों ने स्वेच्छा से भी कुछ हटाने की कोशिश की है, छोटा मोटा तो अवरोध होता ही रहता है। जिन लोगों को नोटिस दिए जाते हैं अवैध कब्जे पे, नोटिस उपरांत ये कार्रवाई होती है। जिनको नोटिस दिए जाते हैं उनको कब्जे खाली करवा दिए। भिवानी के हांसी मार्ग स्थित जी लिट्रा वैली मैदान में फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से दीपक लोहिया मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी पिंक बॉल T20 मुकाबले का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विशेष सानिध्य बाल योगी महंत चरणदास महाराज का रहा। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में PCCAI के चीफ पैटर्न और प्रसिद्ध उद्योगपति धर्मेश शाह पहुंचे और मुकाबले का टॉस के साथ शुभारंभ करवाया। साथ ही दिव्यांग खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। मुकाबले में देश भर के खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखकर भारत की 3 टीमें बनाई गईं, जिनका नाम ग्रीन इंडिया, ब्लू इंडिया, रेड इंडिया रखा गया। धर्मेश शाह ने कहा कि देश की तीनों टीमों के बीच में 2 दिन तक डे नाइट मैच रहेंगे। पहले दिन ग्रीन इंडिया और इंडिया के बीच में मुकाबला होगा। उसके बाद इस मुकाबले में टॉस जीते हुए ग्रीन इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर बल्लेबाजी करते हुए 133 का स्कोर ब्लू इंडिया के समक्ष खड़ा किया। आज T20 का जो मुकाबला शुरू हुआ है उसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे चीफ पैटर्न श्री धर्मेश शाह जी रहे हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमेशा PCCAI की हेल्प की है इन खिलाड़ियों की। खास तौर से जब भी हम कहते हैं कि इन खिलाड़ियों को इस चीज़ की कमी है तो ये तुरंत उसको अरेंजमेंट करवाते हैं।
इन्होंने दिखा दिया है कि ये खिलाड़ी किसी से कमज़ोर नहीं है। इन्होंने अपनी दृढ़ निश्चय से और प्रतिभा के पल पर देश का नाम रोशन किया है। मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही देश का नाम रोशन करते हैं। इन लोगों को सामान्य खिलाड़ियों से बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इन लोगों को मेरे हिसाब से परिवार से, समाज से इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता होगा। इन्होंने सिर्फ अपने बलबूते पर इस मंजिल तक पहुंचने का परिश्रम किया है। कुरुक्षेत्र में छोटे किसानों और पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात गांव दयालपुर और उसके आसपास के लगभग 3 गांवों में देखने को मिला है, जहां कुछ शरारती तत्वों की ओर से भूसे के बड़े बड़े कूपों में आग लगा दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों की माने तो प्रदेश में पशुओं के खाने के लिए तूड़ी की भारी समस्या चल रही है। ऐसे में कुछ स्वार्थी लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। रात को 1 बजे पता लगा है जी, भी आपके कूप में आग लग गया। उसी टाइम आया जब हमने फायर ब्रिगेड बुलाई, फोन किया तो फिर इस पर थोड़ा काबू पाया। आस-पास से पानी गिरा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब कि मेरा तो साल भर की मेहनत थी, पूरे साल भर की कमाई मेरे डंगरा की, मेरे घर की कमाई थी, सारी मेरे तो जड़कर आँख होगी जी। तो जानवरों के लिए कोई जानवरों को कुछ नहीं जी, बस थोड़ा बहुत बचा 1-2 ट्राली अपना यही खड़ाएंगे। रात हमारे गांव दयालपुर में भैंसों वाला जो चारा होता है भूसा, उसमें आग लगा दी गई। आग लगने की वजह से सारा कूप जलकर राख हो गया, जिसमें 2 कूप यहाँ पर खड़े हुए थे। जो एक कूप तो बुरी तरह से नष्ट हो चुका, दूसरे कूप को बड़ी मुश्किल से अग्नि विभाग की तरफ से बचाया गया है, लेकिन ये भी ना खिलाने की मात्रा है, क्योंकि इसमें आग की चपेटें अंदर तक जा चुकी हैं। किसी ने भैंस में कोई आग ला दी, ये नुकसान है हमारा 60-70 हजार का। पशु न खा सके, न गिर सके, कुछ नहीं होया जिसका, कुछ नहीं बन सकता। इसका मतलब बेकार ही है ये। चरखी दादरी के पास डंपर और ऑटो की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें ऑटो में सवार चालक और एक अन्य की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि जो 2 युवकों की मौत हुई है वो दूध सप्लाई का काम करते थे। जानकारी के मुताबिक डंपर की रफ्तार बहुत तेज थी, इस कारण ऑटो में टक्कर हुई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को दादरी के सिविल अस्पताल में भेज दिया। मामले की जांच शुरू कर दी। मेरा बड़ा भाई था विकास, जो कि रोहतक से दूध का काम करते थे। रोहतक से गाड़ी में दूध लोड करके पहले दादरी, उसके बाद बाडरा जाते थे। और बाडरा जब ये जा रहे थे तो टेली गांव के पास इनका एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे सूचना मिली थी 5:30 बजे के आसपास, तो मुझे ये बताया गया था कि एक्सीडेंट हो गया आपके भाई का। आज सुबह सूचना मिली थी कि भाई अटेला के नज़दीक जो है ना 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे और जाकर के देखा कि एक ऑटो, दूध का ऑटो था और एक हाईवा डंपर था, जिनकी आपस में भिड़ंत हो रही थी। जो दोनों गाड़ियों को रोड से साइड करके और उसमें देखा कि ऑटो के अंदर 2 पैसेंजर थे, एक ड्राइवर एक हेल्पर, दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। साइबर सिटी में पब और बार के संचालन के लिए नई आबकारी नीति राहत की सांस लेकर आई है। कोरोना काल में नुकसान झेल रहे पब और बार संचालकों ने इस नीति का स्वागत किया। तो वहीं 24 घंटे पब और बार खुले रहने से सुरक्षा व्यवस्था का संकट खड़ा होने का खतरा मंडराने लगा है। साइबर सिटी में अब 24 घंटे चल सकेंगे जाम। पब और बार को एक्स्ट्रा समय तक खोलने की अनुमति। 20 लाख रुपए का करना होगा अतिरिक्त भुगतान। गुरुग्राम में हैं करीब 150 पब और बार। हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब पब और बार 24 घंटे खोले जा सकेंगे। पिछले 2 साल से इस क्षेत्र में नुकसान झेल रहे बिजनेसमैन को इसका फायदा मिल सकता है। तो दूसरी तरफ राजस्व में भी
इजाफा होगा। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से पब और बार संचालक नुकसान झेल रहे थे। पब और बार संचालकों के नुकसान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। अगले महीने यानी 12 जून से अब गुरुग्राम में पब और बार 24 घंटे खुल सकेंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 2022-23 नई आबकारी नीति में बदलाव किया है। इसके बाद हरियाणा के शहरी इलाकों में पब और बार 24 घंटे खोले जा सकते हैं। हरियाणा सरकार का ये भी मानना है कि इस निर्णय के बाद प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। राजस्व के साथ साथ इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पब और बार हैं। वहीं एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड, पालम विहार और सोना रोड समेत करीब 150 से ज्यादा पब और बार हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी मापदंड सुनिश्चित किए गए हैं। आज के दिन तो जो ओनर है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करे। पुलिस की अपनी जिम्मेवारी है, मगर कोई नया निर्णय नहीं लिया गया कि 2 बजे खुलने का या ना खुलने का। तो पिछले साल भी किया गया सक्सेसफुली, कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई तो हमने इस साल उसको रीइटरेट किया। लॉकडाउन के चलते पिछले 2 सालों में इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की बड़ी संख्या में नौकरी भी गई थी, जिसके चलते लोगों को एक बार फिर से रोजगार मिल सके और इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को न केवल फायदा हो बल्कि हरियाणा सरकार के राजस्व को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि ये आदेश पिछले साल भी जारी किया गया था, लेकिन कोरोना के चलते पब और बार संचालक इसे लागू नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार आबकारी विभाग के इस निर्णय के बाद बार संचालकों को इसका फायदा मिल पाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से भी पब और बार खुलने के समय में इजाफा किया है। सुबह 3 बजे तक की अनुमति दी गई है, जिसके बाद हरियाणा के राजस्व पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अब पब और बार संचालकों को 2 घंटे एक्स्ट्रा संचालन के लिए 20 लाख रुपए अतिरिक्त देने होंगे। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। आग में जलकर ही सोना कुंदन बनता है। जी हां, लोहारू में कृषि और पशुपालन मंत्री जीपी दलाल ने विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। कृषि मंत्री जीपी दलाल ने हल्के के गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सरकारी स्कूलों को अपग्रेड कर रही है। आज हरियाणा के इस अंतिम छोर के गांव जुप्पा कलां और जुप्पा खुर्द में हमारे जो सरकारी स्कूल के अंदर विज्ञान संकाय का शुरुआत की गई है और हम सरकारी स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। पिछले हफ्ते ही हमने 700 करोड़ रुपए के जो टैबलेट हैं सरकारी स्कूलों के बच्चों को बांटे हैं और हमारी कोशिश ये है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो। आप पार्टी नेता अशोक तंवर आज फरीदाबाद पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी छोड़ आप पार्टी में शामिल होने वाले कई कार्यकर्ताओं को विधिवत रूप से शामिल किया और कहा कि फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में पूरे हरियाणा में आप पार्टी मजबूत होगी। आज प्रदेश के कोने कोने से हजारों लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में हरियाणा में बेहतर नतीजे आएंगे। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पक्षों पर जमकर कटाक्ष किया। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भविष्य पूरी तरीके से खतरे में है। कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। वहीं बीजेपी सरकार ने 7 साल के शासनकाल में कोई काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता हिसार के दौरे पर हैं। हिसार में उन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कर पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि 29 मई को कुरुक्षेत्र में अब बदलेगा हरियाणा रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। प्रेस वार्ता में सुशील गुप्ता ने कहा कि पंचायत चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव, सभी में आम आदमी पार्टी अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी और यहीं से सरकार बनाने की तैयारी शुरू की जाएगी। कांग्रेस पार्टी पर नया अध्यक्ष बनाने को लेकर पूछे गए सवाल पर सुशील गुप्ता ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। मन बना लिया है 2024 और अब जब सुबह बहुत दुर्भाग्य की बात है, जिस प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पे हो, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, 18 से 28 वर्ष के युवक की बात करूं तो 80% बेरोजगारी हो, वो युवक
रोजगार ना मांग ले उसको नशे के अंदर डुबो दो। ये पॉलिसी हरियाणा सरकार ने शराब की बनाई है। हरियाणा सरकार महिलाओं के प्रति पहले ही बहुत उदासीन थी। महिलाएं शाम को 7 बजे के बाद घर से निकलती हुई डरती थी कि घर से बाहर जाए या ना जाए, और अब जब सुबह बच्चों को छोड़ने के लिए जाती हैं तो फिर बाहर से निकलते हुए शराबियों से टकराते हुए जाने का रास्ता हरियाणा सरकार ने खोल दिया। हम इस बात के लिए और आप फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।